मतलब आईआरजीसी ऑपरेट कैसे करता है? मतलब आप डिफेंस पर्सनल हैं और आपने जैसे अपना अफगानिस्तान का वो बताया, आपसे भी मैं अनुभव जानूंगा, ऑपरेट कैसे करता है? मतलब हम लोग जैसे सेना देखते हैं वैसे आतंकी समूह है कि सेना है, क्या है वो? मतलब किस तरह से उसे देखा जाए? आईआरजीसी बिल्कुल सेना नहीं है टेक्निकली। ओके। ये ईरान एक ऐसा देश है, देखिए आईआरजीसी खड़ी की गई थी, ये ईरानियन जब ये रिवोल्यूशन हुआ था 1979 का, ये बेसिकली वो एलिमेंट्स थे जो उस समय ये जो रेवोल्यूशनरीज के साथ जुड़ गए थे, खोमेनी के साथ तब, और ये सारे उनके साथ जुड़ चुके थे। तो बेसिकली एक रेवोल्यूशन आया था ईरान में, वो हमें हिस्टोरिकली पता है। उनकी सेना तब भी थी और आज भी सेना है। प्रॉपर ईरान की एक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन उनको बैकग्राउंड में रेलीगेट कर दिया। ये विश्व में एक अनोखा देश है जहां पर दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक उनकी प्रॉपर आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस का नाम ही आज कोई नहीं लेता है, लेकिन आईआरजीसी का नाम सब लेते हैं। तो आईआरजीसी के बेसिक फंडामेंटल क्या था? इनके फंडामेंटल ये थे, इन्होंने स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। जैसे एक तो आपका ये था बसीज फोर्स, ये है इंटरनल सप्रेशन को लिए, कंट्री के अंदर कोई भी आवाज़ उठाए गवर्नमेंट के खिलाफ उसको क्रश करो। तो और वो इन्होंने किया बहुत सक्सेसफुली, जो भी हुआ था जनवरी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, बसीज फोर्स है। फिर एक है कुद फोर्स। कुद फोर्स खड़ी हो गई थी 1979 से ही, ठीक है। और आज जो इनका वो अब ये बंदा है आईआरजीसी का हेड, वो फाउंडर इसका था कुड फोर्स का। तो कुड फोर्स का भी बेसिकली ये था कि प्रॉक्सीज खड़े करो, जो सारे प्रॉक्सीज हैं, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाओ ईरान की। हम बात करते हैं ना वो यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस की, यहाँ पर ईरान के पास भी तो बेसिस है। ये आप देखिए, लेबनान एक कैसी पीस लविंग कंट्री थी, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, उसको इन्होंने पूरा मॉडर्नाइज कर दिया, वो मतलब रेवोल्यूशनाइज करके वहाँ शिया पॉपुलेशन भेज के, और वो वहाँ सिस्टम ही चेंज कर दिया। मतलब उधर भी एक लेबनीज आर्मी है और एक हिजबुल्लाह है। बिल्कुल है। ओके, सुपीरियर कौन है? हिजबुल्लाह। लेबनीज आर्मी डिफंक्ट है। इसी प्रकार ईरान में आईआरजीसी के साथ, तो इनकी नेवी अलग है, आप देख लिए आईआरजीसी की नेवी, आईआरजीसी के एयरफोर्स अलग है, एयर डिफेंस अलग है, और इनके पास स्ट्रेटेजिक एरो सिस्टम्स हैं। ये मतलब इसमें मिसाइल्स और ये जो ड्रोन्स हैं, ये इनकी आईआरजीसी के पास है। तो सारी लेवरेज है। बेसिक इनके दो मुद्दे हैं, प्रॉक्सीज, रिजीम सर्वाइवल, मेन तो रिजीम सर्वाइवल है, और तीसरा है ये जो इंटरनल सेपरेशन करना और फॉरेन उसको काउंटर करना। अब ये क्या है कि कन्वर्स कैसे हो रहे हैं? देखिए, एक है आइडियोलॉजिकल लीडरशिप, जिसमें ये खोमेनी और ये सब आ जाते हैं। रिलीजियस आइडियोलॉजी, तो ईरान की आईआरजीसी ने ये देखा है कि रिलीजियस आइडियोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि प्ले द रिलीजियस कार्ड, पैलेस्टीन कार्ड और शिया कार्ड और सारे कार्ड, और कंट्रोल किसके पास है? आईआरजीसी के पास। तो ये मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया है जो मेरे साथ खुद हुआ था, जब उनके वो डीएनए मेरे को बोला, और वो ऐसे से मेरे को प्रपोजल देता था कि जो एज अ इंडियन डीए मेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा कि कैन आई स्पीक दिस, बट ही इज टू टेल मी लेट्स इंडिया आर्मी यहाँ लेके आइए, यहाँ करते हैं, हम ये करते हैं, पाकिस्तान को ठोके, मतलब क्या क्या वो देता था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट दिस प्रपोजल तो ही क्लियरली सेड हमारी तरफ एम्बेसडर डिस्कारेड। तो अराक्ची इज जस्ट अ स्पोक्समैन ऑफ आईआरजीसी। तो अराक्ची चाहेंगे भी भारत के साथ, लेकिन मेरे को लगता है उनका जो कंट्रोल है वो आईआरजीसी के हाथों में है। और शायद आईआरजीसी की और आसिम मुनीर की जो एक, देखिए वो आईएसआई में रहा है और आर्मी चीफ रहा है, तो उसकी लेवरेज उनके साथ ज्यादा है। तो आज ये जो चल रहा है ये कहीं भारत के हित के भी खिलाफ हो सकता है, जो प्रॉक्सिमिटी अभी आईआरजीसी और पाकिस्तान आर्मी की बढ़ती जा रही है। और पहले जो भी था, एटलीस्ट जो खोमेनी थे या जो भी था, उनका थोड़ा कमांड कंट्रोल था, मतलब थोड़ा एक उनका इन्फ्लुएंस था। आज की तारीख में जो इनपुट्स आ रहे हैं, मेरे को लगता है टोटली आईआरजीसी डोमिनेटेड है। आप इनके स्टेटमेंट देखिए, पेजेस्कियान के देखिए या अराक्ची के, वो तो बड़े ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, मतलब वो भी सोच समझ के वो दे रहे हैं। ऑल दीज आर आईआरजीसी डोमिनेटेड। और मुस्तफा का तो किसी को पता ही नहीं है वेदर ही इज अलाइव और डेड, जो भी आते हैं वो आईआरजीसी से। तो आईआरजीसी की जो एक मैकेनिज्म है, आर्म फोर्सेस उनकी नंबर 2 बैकग्राउंड में है, आईआरजीसी की पूरी वो है। और कल मैं एज अ फौजी बोलूंगा कि मेरे सामने एक और वो नई फौज खड़ी कर दो,
फौज फिर सवाल उठाएगी ना, तो वहाँ देखिए ये भी हमको एक चीज सोचनी चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है, क्या IRGC के अंदर फ्रिक्शन नहीं है? क्या IRGC और आर्मी के अंदर फ्रिक्शन नहीं है? पक्का होगी। आज आप देखिए इनके जितने भी IRGC लीडर्स हैं उनकी उम्र क्या है, 68, 70। अरे हर देश में आर्म फोर्सेस वाले 60 पे रिटायर हो जाते हैं। तो एक ये ऐसा सिस्टम हो चुका है कि उनका कमांड कंट्रोल हो गया है। तो अरागची साहब आना चाहेंगे, पर अब मेरे को लग रहा है कि इस पे एक डिस्कशन हो सकती है। एम्बेसडर साहब मेरा सर पॉइंट, हाँ, कि भविष्य में इंडिया का और ईरान का होल्ड आपस में कैसा रहेगा। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है। और एक्चुअली इसलिए भी, जैसे आपने अभी बताया ना, चाइना के पास लेवरेज है, मतलब ईरान चाहता है कि चाइना के साथ में बात कर ली जाए, लेकिन हम लोगों के पास भी एक बहुत स्ट्रेटेजिक लेवरेज इस बात का है। ईरान भले ही चाइना के नज़दीक हो, लेकिन भारत पूरे GCC के नज़दीक है, इजराइल के नज़दीक है। मतलब हम अगर युद्ध में 2 पार्टी होते हैं तो हम दूसरी पार्टी के नज़दीक हैं। तो ईरान के साथ तो ये वैसी स्थिति बनकर आ गई कि जो 2 पार्टी हैं उसमें से एक से बात करना सब चाह रहे हैं, दूसरी पार्टी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। अगर भारत उनका रिप्रेजेंटेटिव बनता है, क्योंकि इजराइल भारत के बीच की जो केमिस्ट्री है, भारत अच्छे से कन्वे कर सकता है कि भाई ये GCC कंट्रीज चाहते हैं। आप बिल्कुल अंकित, ये क्वेश्चन ये जो आप सवाल किया है, और अभी जनरल साहब ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन भी किया, कि ये सवाल बहुत जगह उठ रहा है कि भारत अपना जो वेट है या जो एबिलिटी है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहली बात तो ये नहीं है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ देश बड़े ओपनली बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनकी जो पूरी जो भी बात होती है वो उसको, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा अच्छा मौका नहीं है कि वर्ल्ड स्टेज पे, जो कि अभी तक आइसोलेटेड था, अब हर कोई उससे बात कर रहा है। फील्ड मार्शल साहब जो हैं आसिम मुनीर, उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। आई थिंक अगर उनको नोबेल प्राइज मिलता है तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा, पहली बार ऐसा होगा कि किसी आर्मी के जनरल को नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है। जबकि अगर हम देखें, हमें मालूम है उनका अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और उनकी अपनी हालत यह है कि भाई पेशावर से लोकल इश्यूज बदल चुके हैं उनका, पेशावर से अमेरिकन कॉन्सुलेट को हटा दिया गया है सिक्योरिटी ग्राउंड पे। तो उनकी अपने देश की हालत यह है, लेकिन वो जो है समझौता कराने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। और सो ये पाकिस्तान का एक रोल है जिसमें वो कितने सक्सेसफुल होंगे, ऊपर वाला, मेरे ख्याल से शायद ऊपर वाले को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि लेकिन उनकी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश है, क्योंकि उनको इसमें बहुत फायदा है। पहली बात तो ग्लोबल स्टेज पर वो आ गए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत क्लोज हो गए वो, और प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको कहते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, और उनको दिख रहा है कि शायद हमें इकोनॉमिकली कोई फायदा हो जाए। दूसरा, वो ईरान से भी चाह रहे हैं कि तेल वेल मिल जाए, क्योंकि जो हम अखबारों में ऐसा आ रहा है कि उनकी बहुत बुरी हालत है वहां पे। तो पाकिस्तान का जहां तक रोल है वो ये बड़ा क्लियर है कि क्यों वो कर रहे हैं और क्या उनका उद्देश्य है। जहां तक भारत की बात है, भारत में जब भी हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, नॉर्मली आप कभी भी देखें, कभी उदाहरण देख लें, तो हम कभी ओपनली बात नहीं करते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी का मतलब ही ये होता है कि आप जो है बैक चैनल से आराम से बात करें, ना कि ओपनली, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर, एक्सपेक्टेशन बन जाती है, जो कि अभी हो रहा है। तो जब बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना प्रेशर के बाद काम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका कुछ नतीजा निकलता है। अगर आप देखें, जैसा अखबारों में भी आ रहा है कि हम अरागची से कई दफे हमारी विदेश मंत्री की बातचीत हुई है, GCC कंट्रीज हमने बातचीत की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात हो रही है, प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात हो रही है, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से भी बातचीत हो रही है। दूसरा, हमारा और भी एक समस्या है कि हम मीडिएशन, हमने आज तक कभी भी अपने आप को मीडिएशन के लिए प्रस्तुत नहीं किया है एज ए आइडियोलॉजिकल। जब तक कोई हमसे आके दोनों साइड ना कहें कि भाई हम मीडिएशन आपकी मदद से चाहते हैं, हम कभी ऑफर नहीं करते अपने आप को, क्योंकि उसके कारण है हमारे पास, क्योंकि हमारे भी अपने इश्यूज हैं, और हम अन इश्यूज पे हमेशा ये कहते हैं कि हमें किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। तो हम कई बार ये पॉइंट हम मिस कर जाते हैं, तो इसलिए हम अपने आप को कभी मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, लेकिन बैकग्राउंड में हम सबके साथ में मिलकर के काम करते हैं। इंडिया स्टार्टिंग में UN का इसीलिए समर्थक भी रहा, साथ में फिर हमारी जो और ऐतिहासिकता देखते हैं तो हम गुट निरपेक्ष नीति के पालक रहे कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या भारत एक मध्यस्थ हो सकता है, उस समय पर यह सवाल वाकई में लाजमी है कि जब पाकिस्तान इस तरह का एडवांटेज उठा रहा है, क्योंकि
पाकिस्तान का भी इतिहास उठाकर देखेंगे, उसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, कई बार निभाई है। स्पेशली इन केस ऑफ चाइना एंड अमेरिका पाकिस्तान मध्यस्थ बना है, इन केस ऑफ अफगानिस्तान अमेरिका पाकिस्तान मध्यस्थ बना है। तो उसके पास तो एक एक्सपर्टाइज हो गया ग्लोबल स्टेज पर बात करने का। जहां तक बात हो भारत के केस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने अगर इसका अनुभव नहीं किया है तो हमारी जनता को, हमारे देशवासियों को यह समझने की जरूरत है कि हम वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में बिलीव रखते हैं। हम मध्यस्थ की जगह यूएन के आर्बिट्रेशन को, वहां की मंच को आज भी वैल्यू देते हैं। और हमारे अपने हित, क्योंकि भारत अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला देश, जहां पर हर किसी के पक्षधर उपलब्ध हैं। पाकिस्तान प्रेमी भी भारत में है, तो ईरान प्रेमी भी हैं, तो गल्फ प्रेमी भी हैं। इन सभी प्रेमियों को साधते हुए देश को आगे लेकर चलना, सुपर पावर बनाना, ये अपने आप में भारत की स्थिति को बहुत ही क्रिटिकल बना देता है। और हमारा इस समय इस तरह से बनते आगे चले जाना ये उम्मीदें देता है। धन्यवाद।